Hello children, so let's continue chapter number 4 of Geography, Climate. Okay, we were doing factors affecting India's climate, out of which we have done latitude, altitude, and today we'll be starting with pressure and wind system. This also we have done the basic concept, we'll be revising it and then we'll be moving forward. Okay, pressure and wind system. The climate and associated weather conditions in India is governed by following atmospheric conditions. ये तीन बेसिक जो प्रेशर और विंड सिस्टम है, इसमें हम ये तीन टॉपिक्स को लेने वाले हैं. पहला प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकंड अपर एयर सर्कुलेशन, यहाँ पे हम जेट स्ट्रीम्स की बात करेंगे, एंड द थर्ड वन इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल cyclone. So these three topics will be studying in this particular topic, that is pressure and winds. हमारा मेन टॉपिक क्या है कि किस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. अब इंडिया के क्लाइमेट समझने से पहले हमको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रेशर और विंड सिस्टम जो सरफेस विंड्स होती हैं, हम सरफेस विंड्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर और सरफेस विंड्स किस तरह से किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगी. फिर हम जाएंगे कि किस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. ठीक है, अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे. अच्छा, यहाँ पे भी हम प्रेशर और विंड सिस्टम को लेके चलेंगे समर्स में और विंटर्स में. समर्स में क्या सिनेरियो रहता है, विंटर्स में क्या सिनेरियो रहता है, फिर किस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम एक एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगी. फिर हम पढ़ेंगे किस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा. ठीक है, अभी हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करेंगे. ठीक है, समर्स के टाइम पे क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं उस वजह से जो लैंड मास, चलो ये वाला क्या है, ये लैंड एरिया है और ये है ओशन. अब दोनों जगह ही एयर होगी, एयर सब जगह होती है, लैंड के ऊपर भी एयर होगी, ओशन के ऊपर भी एयर होगी. डिफरेंस क्या होगा, समर्स के टाइम पे जो लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो हॉट होगी एज कंपेयर टू द एयर अबव ओशन. ओशन के ऊपर वाली एयर थोड़ी सी कूल होगी एज कंपेयर टू द एयर अबव लैंड. ठीक है, समर्स में एयर हर जगह होती है, लैंड एरिया के ऊपर हॉट एयर होगी, ओशन के ऊपर कोल्ड एयर होगी. ये समझ आया, स्टेप वाइज चलना है हमको. ठीक है, स्टेप 2 में क्या कह रहा है. अच्छा, अब जो है हॉट एयर है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो हॉट है. अब हॉट एयर जो होती है वो क्या करती है, वो राइज अप करती है. वो एयर हल्की होती है, उसको स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए वो एयर क्या करती है, जो गर्म हवा होती है वो राइज करती है क्योंकि वो एयर हॉट है. और हम ओशन की बात करें तो ओशन में तो एयर हॉट है ही नहीं, वो तो कूल है, तो ओशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो हॉट एयर है लैंड मास के ऊपर, ये एयर राइज करेगी, जबकि ओशन में हमको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा. थर्ड स्टेप पे आते हैं. अच्छा, थर्ड स्टेप में जब लैंड एरिया के ऊपर वाली जो एयर राइज करेगी तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा क्योंकि एयर तो ऊपर राइज कर गई है. अब ये वाला जो एयर, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये खाली हो गया, तो इस जोन को क्या बोला जाएगा, लो प्रेशर जोन. और दूसरा क्या माना जाएगा, हाई प्रेशर जोन. पहले हम प्रेशर की बात करेंगे तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं वी मीन फोर्स, प्रेशर मीन्स फोर्स, और प्रेशर में हम हाई और लो प्रेशर की बात डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, एयर राइज हो गई लैंड एरिया के ऊपर, ये वाला जो एरिया है क्या रह गया, ये एरिया खाली रह गया. और दूसरा वाला एरिया, फिर ये एरिया क्या बन जाएगा, ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है. और दूसरा वाला जोन क्या बन जाएगा, जो ओशन के ऊपर है, वो हो गया हाई प्रेशर जोन. अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, लो प्रेशर जोन जो है समर्स में, लो प्रेशर जोन का मतलब है, लो प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर क्या होना, हाई होना, और हाई प्रेशर का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या होना, लो होना. तो टेम्परेचर और जोन और प्रेशर का क्या है, इनवर्सली रिलेशन है. हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, अब ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जैसे लैंड एरिया में लो प्रेशर हो गया और ओशन में हाई प्रेशर हो गया, इस डिफरेंस की वजह से क्या होगी, विंड्स फ्लो करने लगेंगी. हम विंड्स पे आ रहे हैं. प्रेशर की बात तो हो गई कि समर्स के टाइम पे लैंड पे लो प्रेशर, ओशन में हाई प्रेशर. हाई प्रेशर मतलब लो टेम्परेचर, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, इनवर्सली रिलेशन है. चलो ठीक है, अब इस डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आया है, इस वजह से क्या होगा, विंड्स ब्लो करने लगेंगी.
अब विंड्स किस तरफ ब्लो करने लगेंगी, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। हमने देखा है कि लैंड एरिया के ऊपर जो है वो एयर जो है वो राइज कर गई है और ये वाला एरिया जो है खाली रह गया, तो विंड्स वहीं अट्रैक्ट होंगी ना जो एरिया खाली होगा। इसीलिए विंड्स यहाँ से ओशन एरिया से कहाँ जाएंगी, इधर जाएंगी ये वाले एरिया को कवर करने के लिए। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ दैट विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्या मैं गलत होंगी? नहीं होंगी। ये आपको मैंने पूरा एक कंसेप्ट समझाया है कि क्यों विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टूवर्ड्स ही चलती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देती हूँ एसी का। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है एसी वाला, तो कि आप अपने रूम का एसी टर्न ऑन कीजिए, ठीक है, गेट बंद कर दीजिए। अब आपके रूम में क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। और लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा उस कमरे में। आप अपने रूम का गेट खोलोगे तो आपको क्या फील होगा कि जो कोल्ड एयर है वो क्या जा रही है, वो बाहर जा रही है। बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि बाहर का एरिया क्या है, कंपैरेटिवली हॉटर है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो इससे क्या दिख रहा है, जो एयर है वो कहाँ अट्रैक्ट होती जा रही है, वो लो प्रेशर की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती जा रही है। जिसका मतलब क्या है, इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ आया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कि विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमने अभी समर्स का समझा है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाट अबाउट विंटर्स? समर्स का तो हमको समझ आ गया कि समर्स में सनरेज की वजह से जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और ओशन जो है वो इतना ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता है। इसीलिए लैंड की जो एयर होती है वो राइज अप कर जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना जाती है। और क्योंकि ओशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ओशन में क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और इस तरह से हमने देखा कि विंड वहीं अट्रैक्ट होगी जो खाली एरिया है। तो विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन है, मैम विंटर्स का तो बताओ, विंटर्स में क्या चेंज होता है, यही क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ। देखो, विंटर्स में अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, पूरा कंसेप्ट दोबारा समझ आ जाएगा। जो समर्स में हुआ उसका इनवर्स, उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जहाँ लो प्रेशर समर्स पे चलो दोबारा पीछे आएंगे हम। समर्स में हम क्या देख रहे थे कि जो लैंड एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा उल्टा। जरा देखते हैं। अच्छा, ये ओशन है, ये लैंड एरिया है, ठीक है। अब दोनों के ऊपर एयर है। विंटर्स में क्या होगा, जो ओशन के ऊपर वाली एयर होगी वो गर्म होगी और लैंड के ऊपर वाली एयर होगी कूल। जो लैंड एरिया होता है, जो लैंड होता है ना, वो बहुत ही जल्दी गर्म भी होता है, बहुत ही जल्दी कोल्ड भी होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जल्दी से जब वो बहुत जल्दी गर्म होगा, समर्स में जल्दी गर्म होगा, विंटर्स में जल्दी ठंडा होगा लैंड एरिया। तो यहाँ की जो एयर होगी, लैंड की जो एयर होगी वो कूल होगी एज कम्पेयर टू द एयर अबव ओशन। अच्छा, अब क्या होगा, ओशन की, क्योंकि ओशन के ऊपर वाली जो एयर है वो क्या है, वो गर्म है। और हमको पता है कि जो हॉट एयर होती है वो क्या करती है, वो राइज करती है, वो हल्की होती है। तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी होगा। ओशन की एयर क्या करेगी, राइज करेगी, जबकि लैंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं हम, देख रहे हो आप। अच्छा, अब क्योंकि एयर राइज कर गई ओशन में तो नीचे क्या रह गया, नीचे लो प्रेशर जोन बन गया है। अब नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया ये वाला एरिया। और ये वाला क्या बन जाएगा, जो लैंड एरिया है, हाई प्रेशर। पहले क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। पहले लैंड जो है वो लो प्रेशर बना रहा था और ओशन जो है वो हाई प्रेशर बना रहा था। अब हमको ये कंसेप्ट मैम पता है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंटर्स में क्या होगा, इस तरह से यहाँ से लैंड जो हाई प्रेशर है वो यहाँ पे फ्लो होगा। अब यहाँ पे लैंड एरिया से विंड्स ब्लो होगी, कहाँ पे जो एरिया खाली हो गया वो वहाँ पे अट्रैक्ट होंगी, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और ओशन के ऊपर वाली जो एयर है वो राइज कर गई है, तो विंड जो है वो हाई प्रेशर, जो कि हमारा लैंड एरिया है, वहाँ से लो प्रेशर जोन पे जाएगी, जो कि हमारा ओशन है। आप समर्स याद रखो, हम सिर्फ समर्स याद रखेंगे, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हम समर्स का याद करके हम विंटर्स को उल्टा कर देंगे, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ये याद रखना कि जो लैंड एरिया है वो जल्दी से जल्दी गर्म भी होता है, वो जल्दी से जल्दी ठंडा भी होता है, जबकि एयर वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडे होने में भी काफ़ी टाइम लगता है कंपैरेटिवली। समझ आ गया, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
चलो मैम, हाँ मैम समझ आ गया हमको, विंटर्स का समझ आ गया, समर्स का समझ आ गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया दैट विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में, क्या क्वेश्चन है बेटा? हाउ दिस प्रेशर एंड विंड सिस्टम अफेक्ट्स क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस देन। आपने हमको कंसेप्ट तो बता दिया कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पर ये प्रेशर और विंड सिस्टम जो है ये क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है? आपने क्लाइमेट का तो कुछ भी नहीं बताया अभी तक, आपने सिर्फ ये बताया समर्स में ये होता है, विंटर्स में ये होता है। आपने क्लाइमेट का तो नहीं बताया क्लाइमेट पे कैसे अफेक्ट करता है। डोंट वरी, मैं बताती हूँ। देखो, हम समर्स की बात करेंगे यहाँ पे और विंटर्स में उसका उल्टा हो जाएगा। समर्स में हम यहाँ पे पूरा कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, ये हमको पूरा कंसेप्ट पता है समर्स का। जी, एंड वाले कंसेप्ट पे आ जाओ, एंड वाले स्टेप पे आ जाओ। हमको ये देखना है कि किस तरह से ये जो हाई लो प्रेशर है, ये जो विंड है, ये सरफेस विंड है, ये किस तरह से अफेक्ट कर रही है किसको? क्लाइमेट को। अच्छा देखो, समर्स के टाइम पे ओशन में हाई प्रेशर है, मतलब ओशन का टेम्परेचर क्या है? कम है। और लैंड मास का टेम्परेचर क्या है? थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ लो प्रेशर है। और विंड कहाँ से ब्लो कर रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब विंड कहाँ से ब्लो करेगी? ओशन से करेगी फ्लो, और कहाँ पे आएगी? लैंड एरिया पे आएगी। ये तो हमको पता है क्योंकि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जो विंड्स ओशन के ऊपर से होकर आएंगी वो उसमें मॉइस्चर भी होगा, वाटर वेपर है ना, एक वेपर की फॉर्म में मॉइस्चर भी लेके आएंगे क्योंकि वो ऊपर से आ रही हैं ओशन के, तो जो वो विंड्स हैं वो मॉइस्चर लेके आएंगी। अब वो विंड्स जब यहाँ से फ्लो हो रही हैं, मॉइस्चर लेके फ्लो हो रही हैं, तो ऐसे चांसेस है ना कि वो जो विंड्स हैं जो मॉइस्चर लेके आ रही हैं वो यहाँ पे रेनफॉल कराएं, है ना पॉसिबल? तो यही रीज़न है कि जब समर्स के टाइम पे जब ये वाला हाई प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर होता है, हम समर्स के बाद तो बेटा मानसून आता है, फिर अपना विंटर्स आता है ना। तो जो समर वाली विंड्स होती हैं ना, समर वाली विंड होती है, वो क्या लेके आती है? रेनफॉल लेके आती है। और रेनफॉल आई मतलब हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस तो ये पॉइंट ने कर ही दिया है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है हमारा विंड, और क्योंकि ओशन से जा रही है तो वो मॉइस्चर लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी तो लैंड एरिया पे क्या होएगा? लैंड एरिया पे बारिश आने के, रेनफॉल आने के चांसेस बढ़ेंगे और हैंस क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस आएगा। समझ आया? हम विंटर्स की अगर बात करते हैं तो विंटर्स में देखो क्या होता है। विंटर्स का मैं लास्ट वाला खोल देती हूँ, ये विंटर्स है, ठीक है। विंटर का ये है। आप बताओ, अब जो लैंड एरिया से विंड लेके, जो लैंड एरिया से विंड आ रही है ओशन के टूवर्ड्स, क्या ये विंड में मॉइस्चर होगा? आप मुझे बताओ। नहीं होगा मॉइस्चर। कैसे होगा? ये लैंड से आ रही है, ये ड्राई एयर होगी। और अगर ये ड्राई एयर है वो यहाँ से आ रही है यहाँ पर, तो कोई चांसेस है कि यहाँ बारिश आएगी? नहीं है चांसेस। वो वाली विंड समर्स के टाइम पे तो विंड ओशन के ऊपर से आ रही थी तो वो मॉइस्चर लेके आई, जबकि विंटर्स के टाइम पर वो हाई प्रेशर एरिया जो लैंड है, लैंड से लेकर आ रही है, वो विंड लैंड से होकर आ रही है ओशन पर, तो वो एयर क्या है? ड्राई है, ठीक है, वो एरिड है। तो इस वजह से विंटर्स के टाइम पे बहुत कम चांसेस हैं रेनफॉल होने के। समझ आया? तो इसीलिए समर्स के टाइम पे क्या होता है, समर वाली विंड्स होती है ना, वही रेनफॉल लेके आती है। डिटेल में हम जब मॉनसून सीजन पढ़ेंगे ना तब आएगा, ठीक है। अभी के लिए समझ आया कि विंड जो है, विंड और जो प्रेशर सिस्टम है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। हाँ जी मैम, समझ आ गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपने हमको किसी भी एक प्लेस का तो बता दिया, अब हमको इंडिया का बताओ। हमको इंडिया का जानना है कि कैसे ये प्रेशर और विंड सिस्टम, सरफेस विंड जो होती है, बेसिकली हम अब भी प्रेशर और सरफेस विंड का ही कंसेप्ट कर रहे थे कि ये जो प्रेशर और सरफेस विंड है ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती हैं। आप बस हमको ये बताओ, यही पूछना है। चलो मैं बताती हूँ। For understanding how pressure and wind system affects Indian climate, we need to understand Coriolis force. अच्छा, इंडिया के क्लाइमेट पे किस तरह से ये प्रेशर और विंड सिस्टम अफेक्ट कर रहा है, इसको समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। मैम ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है भाई? डोंट वरी, मैं बताती हूँ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। देखो ये 6 पॉइंट्स में, 6 ईजीएस्ट पॉइंट में मैं आपको एक एक पॉइंट ईजी वे में बताऊंगी, आपको कोरियोलिस फोर्स अभी समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं। वी ऑल नो दैट अर्थ इज रोटेटिंग, सबको पता है। हाँ मैम पता है, हमको पता है अर्थ रोटेट हो रहा है, वी ऑल नो, ठीक है, इसमें तो समझाने का भी कुछ नहीं है। ओके,
अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये भी हमको पता है। ये देखो इस डायरेक्शन में अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ रोटेट कर रहा है ये भी हम जानते हैं, और वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होता है ये भी हमें पता है। ये 2 पॉइंट तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये इस चीज को, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कंसीडर करके ही चलना है, दैट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट को कंसीडर करके चलो कॉरियोलिस फोर्स में, ये दिमाग में रख लिया आपने, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ड्यू टू दिस रोटेशन, ये जो रोटेट कर रहा है हमारा अर्थ इस तरफ से, द विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर डिफ्लेक्ट। मैम ये क्या बोल दिया आपने? अरे मैं बताती हूँ बेटा, ड्यू टू दिस रोटेशन, ये जो रोटेट कर रहा है अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, विंड्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो आ रही है और सदर्न हेमिस्फेयर से जो आ रही है वो डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट करती है मतलब क्या है, वो सीधी नहीं जाती, वो मुड़ जाती हैं। किस तरह से, देखो ये देखो, ये कोरियोलिस फोर्स का सिंपल डायग्राम। ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया ऊपर वाला, ये वाला एरिया हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, एंड इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हम सबको पता है। चलो ठीक है। अच्छा, जो विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आ रही हैं और सदर्न हेमिस्फेयर से आ रही हैं, हिसाब से तो इनको परपेंडिकुलर आना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, पर क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो अर्थ रोटेट करते करते ये विंड्स कहाँ मुड़ जाती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आते आते ये विंड्स राइट की टूवर्ड्स मुड़ जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर से आती आती ये विंड्स लेफ्ट की टूवर्ड्स मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा रोटेट कर रहा है। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो विंड्स जो है वो आनी सीधी चाहिए, पर वो सीधी नहीं आ पाती, वो रोटेशन की वजह से वो किधर मुड़ जाती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो राइट साइड मुड़ जाती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। समझ आया? और यही जो डिफ्लेक्शन है विंड्स का, ये जो इनका मुड़ना, इनका सीधा नहीं जाना पर राइट और लेफ्ट में मुड़ जाना, इसी डिफ्लेक्शन को कॉरियोलिस फोर्स बोला जाता है। समझ आया? अच्छा, इतना समझ आ गया। मैम हमको तो ये दिख रहा है, जो आप राइट साइड बता रहे हैं हमारे तो वो लेफ्ट साइड आ रहा है, और जो आप लेफ्ट साइड बता रहे हैं वो हमारे राइट साइड आ रहा है। ये क्या है? आपने तो टेढ़ा बता दिया। मैम गलत है, गलत है, गलत है। नहीं है गलत, मैं बताती हूँ। जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पे आप जैसे इस जगह खड़े हो, हम वहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहाँ पे खड़े हो। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी साइड यहाँ से लेफ्ट होगी या राइट होगी? उधर खड़े होके देखो, अगर हम इधर इस साइड की इस वाली साइड पे खड़े होंगे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से विंड्स आ रही हैं वो कहाँ डिफ्लेक्ट होंगी? वो हमको राइट साइड में दिखेंगी। और हम सदर्न हेमिस्फेयर में, राइट नाउ हम सदर्न हेमिस्फेयर में, आप सदर्न हेमिस्फेयर में अगर खड़े हो तो आपको क्या दिखेंगी? जो विंड्स हैं वो क्या हो रही है? वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम ऐसे देखेंगे कि राइट और लेफ्ट क्या है। समझ आया? हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे, हाँ, कि यहाँ से अगर हम चेक करें तो वो विंड्स क्या हो रही हैं? राइट साइड में मूव कर रही हैं। और अगर हम यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो वो क्या हो रही है? विंड्स लेफ्ट साइड में मूव हो रही हैं। और यही इनका डिफ्लेक्शन, यही उनका मुड़ना जो है, इसी को कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है। चलो देखो देखो, due to this rotation the winds coming from northern hemisphere and southern hemisphere deflects। ये जो रोटेशन हो रही है इस वजह से जो विंड्स आ रही हैं वो परपेंडिकुलर ना आके वो मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ती हैं? विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर डिफ्लेक्ट्स टू राइट। वो हम सामने से ऊपर से देखोगे आप तो वो इधर मुड़ जाएंगी, मतलब राइट की टूवर्ड्स। अगर हम यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट की टूवर्ड्स। और हम सदर्न हेमिस्फेयर से देखें तो वो कहाँ मुड़ जाएंगी? लेफ्ट के टूवर्ड्स। और इसी को कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है। कितना ईजी है ना? ईजी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। कॉरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ भी बोला जाता है। रीजन बीइंग मैं बताती हूँ, डब्ल्यू फेरेल्स एक मीटियोरोलॉजिस्ट जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं, तो बेसिकली ही वॉज अ वेदर फोरकास्टर। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया ये कंसेप्ट कॉरियोलिस फोर्स का। ये बेसिकली डिफरेंट पार्टिकल्स पे, स्मॉल पार्टिकल्स पे, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, इन पे इन्होंने कॉरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट जो है इसको डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले यही थे जिन्होंने डिटरमाइन किया, इसीलिए कॉरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है।